कितने टाइप के होते हैं? आपने पैसे में पढ़ा होगा, दे आर न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल। न्यूमेरिकल 2 टाइप के होते हैं, एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। एनिप्लॉइडी, क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो गया, क्या हुआ? चेंज हो गया, और चेंज 23 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 45 हो गए, 47 हो गए, 48 हो गए, ये 23 का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है ना, इसको क्या बोलते हैं? एनिप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? क्रोमोसोम 23 का मल्टीप्लाई हो गए, मतलब 46 में 23 जोड़ेंगे 69 हो गए, 92 हो गए। पॉलीप्लॉइडी इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन, दे आर प्रेजेंट इन सम रेप्टिलिया एंड बर्ड्स। तो ये हमें नहीं पढ़ना पॉलीप्लॉइडी, हमें क्या पढ़ना है? एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी बहुत फेमिलियर नाम है, खूब सारे जितने भी सिंड्रोम है सब एनिप्लॉइडी होते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम ज्यादा हो गए, 47 डाउन, क्लेनफेल्टर कम हो गया, X45 X0 टर्नर, ये सब किसके एग्जांपल हैं? एनिप्लॉइडी के। एक तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं एनिप्लॉइडी के, दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल, डिलीशन, आपने कई पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, आइसोक्रोमोसोम, रिंग क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन पढ़े होंगे, ल्यूकीमिया पढ़े होंगे ना, फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन, 814, 922 पढ़े हैं ना। तो इसके कारण सिंड्रोम्स होते हैं। तो देखो, अब इस टेबल को ध्यान से पढ़ो, 2 मिनट तक पढ़ते रहो इस टेबल पे क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बोलूंगा। हमको बेसिक से पढ़ना है, सिंड्रोम में मास्टरी करा दूंगा, पहले पता तो लगना चाहिए है क्या ये, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया और चेंज 23 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। या तो 45 हो गया या 47 हो गया। पहले लिखा हुआ है ऑटोसोम्स, 1 से 22 तक ऑटोसोम्स ही है, ठीक है। ऑटोसोम की एनिप्लॉइडी नोन नहीं है। अगर किसी भी ऑटोसोम की एनिप्लॉइडी होगी तो डेथ इन यूट्रो हो जाएगी, एबॉर्शन हो गया, बोलते हैं ना रिकरेंट एबॉर्शन हो रहे हैं किसी को, तो क्या करते हैं? फीटस का क्रोमोसोम चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर बार 45 या 47 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं इसलिए अबॉर्ट हो रहा है, वो समझ गए। 3 ऑटोसोम्स की ट्राइसोमी पॉसिबल है। वो 3 ऑटोसोम्स कौन से हैं? ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 13। आउट ऑफ दीज 3 सर्वाइवल सिर्फ डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम का पेशेंट आप 25-30 साल का देख लोगे, पटाऊ और एडवर्ड में 90% विल डाई बिफोर 1 ईयर। मैंने आज तक नहीं देखा 2 साल का पटाऊ या एडवर्ड, क्योंकि इसमें इतने सारे डिफेक्ट होते हैं, सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो एनिप्लॉइडी ऑफ ऑटोसोम्स, ओनली 3 क्रोमोसोम्स हैव शो एनिप्लॉइडी, 21, 18 और 13। 21 डाउन है, 18 एडवर्ड है और 13 पटाऊ है। बाकी किसी की भी एनिप्लॉइडी नोन नहीं है। इन 3 में भी सर्वाइवल सिर्फ किसमें है? डाउन में। चलो, ये तो हुई ऑटोसोम्स की एनिप्लॉइडी। अब सेक्स क्रोमोसोम्स की एनिप्लॉइडी कौन सी है? देखो, पढ़ो एक बार। XXY, एक X एक्स्ट्रा आ गया, क्या हो गया? क्लाइनफेल्टर। XYY, एक Y एक्स्ट्रा आ गया, क्या हो गया? जैकब सिंड्रोम। XXX, एक X एक्स्ट्रा आ गया, फीमेल में एक एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो गया? मेटा फीमेल। पहले इसको सुपर फीमेल बोलते थे, पर वो सुपर फीमेल वाला नहीं होता, तो सही टर्मिनोलॉजी क्या है? मेटा फीमेल, ठीक है ना। एंड देन X0 टर्नर सिंड्रोम। समझ आ रही बात आपको? एक क्रोमोसोम बढ़ गया या एक कम हो गया। क्रोमोसोम्स कितने हैं? 47 या 45, 47 या 45। ये क्या हो गया? एनिप्लॉइडी होगी। एनिप्लॉइडी ऑफ ऑटोसोम्स, एनिप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब मेरी बात सुनो एक बार जो मैं बोल रहा हूं। एनिप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू एनिप्लॉइडी ऑफ ऑटोसोम्स। समझ आ गई बात? क्लाइनफेल्टर तो कई बार डायग्नोसिस जाके 20 साल पे होता है, और एनिप्लॉइडी तो तब तक खत्म हो जाते हैं बच्चे। समझ गए? एनिप्लॉइडी क्या है? क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हुआ और चेंज 23 का एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एनिप्लॉइडी ऑटोसोम्स की हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम की हो सकती है। आउट ऑफ 22 ऑटोसोम्स पेयर, एनिप्लॉइडी ऑफ ओनली 3 क्रोमोसोम्स इज नोन। क्या है? डाउन, एडवर्ड, पटाऊ। डाउन ट्राइसोमी
21, एडवर्ड ट्राइसोमी 18, पटाउ ट्राइसोमी 13। इसमें सर्वाइवल पीरियड डाउन में ही है। 50% पेशेंट ऑफ पटाउ एंड एडवर्ड डाइड विद इन 1 वीक ऑफ लाइफ एंड 90% ऑफ डाई विद इन 1 ईयर। ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम की एनिप्लॉइडी क्लेनफेल्टर, जैकब्स, मेटाफीमेल और टर्नर। सेक्स क्रोमोसोम्स एनिप्लॉइडी हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू एनिप्लॉइडी ऑफ ऑटोसोम्स। समझ आ रही बात आपको? ये तो हुआ बेसिक। अब देखो, अगर हम पीजी की बात करें ना, जब हमने दिया था तो पता है क्या क्वेश्चन होता था? ट्राइसोमी 47 नोन एज, ट्राइसोमी 21 इज नोन एज विच सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। कितना सरल था ना, हम तो तब पास हो गए नहीं? नहीं? हाँ, और कह रही ठीक है। पर अब क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। ठीक है। पटाउ एडवर्ड पढ़े हैं तुमने कभी? फोटो देखी होगी कभी? सेकंड में पास नहीं हुई क्या? ये मत पूछो। रॉबिन्स में था ना, पैथो में था? पैथो कौन से एमबीबीएस में पढ़ा था? रॉबिन्स तो आपने पढ़ी नहीं? पढ़ी थी? हर्षमोहन पढ़ी थी? एक 3 बच्चों की फोटो बनी हुई थी, क्लेफ्ट पैलेट माइक्रोकेफेली, लिख देंगे। अब तो आता है ऑल आर द फीचर ऑफ पटाउ एक्सेप्ट, ऑल आर द फीचर ऑफ एडवर्ड एक्सेप्ट। सब क्लासिकल फीचर्स होते हैं। सिंड्रोम को कैसे याद करना है हम समझाएंगे अभी आपको। पर हमारा टॉपिक तो क्या है? टर्नर और क्लेनफेल्टर। टर्नर और क्लेनफेल्टर। देखो, ये ऑटोसोमल माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम, अगर डिलीशन भी होता है, ये सारे क्रोमोसोम्स एमसीक्यू में आते हैं। क्राई डू कैट, बच्चे की क्राई जो होती है कैट की जैसे होती है, 5 क्रोमोसोम का डिलीशन होता है। विलियम्स में 7 का होता है। विल्म्स ट्यूमर में 11 का होता है। पार्डर-विली और एंजलमैन में 15 क्यू डिलीशन होता है। स्मिथ मैग्नस और मिलर डिकर में 17 का डिलीशन होता है। एलिजिली में 20 का, डी जॉर्ज में 22 Q11। याद करने होते हैं, पर आपके काम के अभी सिर्फ जो आपको पढ़ने होंगे, डी जॉर्ज है 22 Q11 डिलीशन, इसको याद रखो, बाकी छोड़ दो। अगर आपने रॉबिन्स में पैथोलॉजी में पढ़ा है पार्डर-विली और एंजलमैन, तो हम पढ़ाएंगे आपको किसी दिन। बाकी ये एग्जांपल है कि क्रोमोसोम वो तो नंबर का था, ये डिलीशन का है। जो 15 नंबर पे जो क्यू आर्म डिलीट हो गई तो पार्डर-विली हो गया वो। ठीक है ना। अगर 5 पे डिलीशन हो गया तो क्राइडुकेट हो गया वो। क्रोमोसोम पूरा है, उसका एक पार्ट डिलीट हो गया, सिंड्रोम बन गया वो। समझ गए? डिसऑर्डर कैसे हो रहे हैं हमारे? स्ट्रक्चरल या एनिप्लॉइडी, न्यूमेरिकल। एनिप्लॉइडी के तो हमने कारण पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल के एग्जांपल ये है जिसमें डिलीशन का एग्जांपल है। चलो अब हमारे टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा कौन सा है? एक्स। तो फाइनल कैरियोटाइप क्या होती है? एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, एक एक्स एक्स्ट्रा। तो कैरियोटाइप इज 47 XXY। इंसिडेंस 1 in 1000 नॉर्मल पॉपुलेशन। हर 1000 में से एक क्लेनफेल्टर के कुछ फीचर्स होते हैं। 4% अमंग द इनफर्टाइल मेल। अगर इनफर्टिलिटी का कारण मेल्स में देखें, 4% की जब कैरियोटाइप कराते हैं, 100 इनफर्टाइल मेल आए, हमने कैरियोटाइप कराई तो 4 की कैरियोटाइप क्या थी? XXY। दे आर क्लेनफेल्टर। 10% ऑफ दोज हैविंग ओलिगोस्पर्मिया और एजियोस्पर्मिया। ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं क्यों होता है ओलिगोस्पर्मिया। दिस इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। Usually seek medical consultation near puberty due to failure of appearance of secondary sexual character। 15, 16, 17, 18 साल तक बच्चे को पता ही नहीं लगता, पेरेंट्स को पता नहीं लगता कि क्लेनफेल्टर है। क्यों? क्योंकि साइन सिम्टम्स ही नहीं होते। कब पता लगता है? जब 17, 18 ईयर हो गए, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहे। ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेते हैं, उसमें हार्मोन टेस्ट कराते हैं और कैरियोटाइप कराते हैं, तो पता लगता है ये इंडिविजुअल क्या है? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है। Why they come attention into late? इतना लेट क्यों पता लगता है? Because there are few sign symptoms। few sign symptoms क्या है? Individual is tall होगा, underweight होगा, less hair over body, large arm span and small testis। ये फीचर ऐसे हैं, बहुत क्लियरली ऑब्वियस नहीं होते। tall thin male child, less hair on the body, small testis, large arm span। वो पता नहीं लगेगा वो क्लेनफेल्टर है, क्योंकि आईक्यू नॉर्मल है, उसको पता नहीं लगेगा।
कब पता लगेगा कि बच्चा 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, दाढ़ी मूछ नहीं आ रही, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहे, तब वो ओपिनियन लेते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की, तो पता लगता है ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है। मींस फीचर क्या है? They usually seek medical attention due to failure of appearance of secondary sexual character. They are tall, thin, underweight male child, less hair over body, small testes, large arm span, large arm span. ठीक है, समझ आ गई बात? इसलिए पता नहीं लगेगा। बट can be suspected in children having learning disability, school adjustment problem. 10 साल का बच्चा है, 4th क्लास में पढ़ता है, क्लास में बनती नहीं किसी से, बहुत एग्रेसिव है, उसका एग्रेसिव बिहेवियर उसकी एज के इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है ना, मार दूंगा, जला दूंगा, काट दूंगा। 4 साल का बच्चा तो ऐसे नहीं बोल सकता, ठीक है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो, हम सोचते हैं ना कि जितने भी कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्रिमिनल की स्टोरी होती है, थ्रिल स्टोरी होती है, ठीक है ना, वो सीरियल किलर है, ठीक है, उसने क्या किया, सब 10 साल के बच्चों को मार देता है। हाउ कैन बी सम, इतना क्रूर होगा कि मार ही देगा उन बच्चों को, सीरियल किलिंग करेगा। जब उनकी स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ क्रोमोसोम्स में एब्नॉर्मलिटी होती है जो उनको, उनके बिहेवियर को एग्रेसिव या इनसेंसिटिव बना देती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक एक्स ज्यादा है क्लेनफेल्टर में, तो क्या होता है, वो स्कूल एज में प्रॉब्लम्स, हाइपर एक्टिव चाइल्ड, बहुत ज्यादा एक्टिव, मतलब तब आप शक कर सकते हो कि वी आर डीलिंग विद समथिंग रॉन्ग, कुछ जेनेटिक कंडीशन है। बाकी पता कब लगता है, व्हेन दे प्रेजेंटेड टू एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन एट द टाइम ऑफ डिलेड ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना। पेशेंट ऑफ क्लेनफेल्टर सिंड्रोम आर प्रोन टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि गायनेकोमेस्टिया होता है मेल्स में, वेरिकोज वेन एंड साइनोपल्मोनरी इंफेक्शन। ये पीजी के क्वेश्चन है। पेशेंट ऑफ क्लेनफेल्टर सिंड्रोम आर प्रोन टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, वेरिकोज वेन एंड साइनोपल्मोनरी इंफेक्शन। देखो, ये सिंपल पॉइंट्स हैं, आपको याद करते हुए चलने हैं सिंड्रोम्स के। 47 XXY incidence 1 in 1000, 4% among infantile male, 10% have agiospermia. Usually seek medical attention when they presented with secondary sexual character. Tall, thin, underweight male child, less hair over body, small testes, large arm span. Can be suspected in children with learning disability and school adjustment problem, prone to develop breast cancer, varicose vein, साइनोपल्मोनरी इंफेक्शन। अब डायग्नोज कैसे करोगे क्लेनफेल्टर को? सोचो, 1 मिनट सोचो, फिर हम बताएंगे। बहुत आसान है, सिंड्रोम नहीं तो बहुत हैवी लगते हैं पढ़ने में। क्लेनफेल्टर है, कैरोटाइप पहला तो 47 XXY, दूसरा टेस्टिस स्मॉल है, एजियोस्पर्मिया है, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो FSH और LH के लेवल ज्यादा होंगे, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लो, ईस्ट्रोजन हाई होंगे, दैट्स व्हाई गायनेकोमेस्टिया इज देयर। सिंपल थिंग है। ये देखो, लैब डायग्नोसिस कैरियोटाइप 47 XXY, testosterone levels are low, FSH LH levels are elevated, estradiol levels are increased, estradiol testosterone ratio increase हो गया, that's why gynecomastia is there। इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेन पे दिमाग लगाना पड़े क्लेनफेल्टर के डायग्नोसिस को लिखने का। हमको 2 तरह से तैयार करना है ना। क्लेनफेल्टर पे हमारा शॉर्ट नोट आएगा, एमसीक्यू तो मैं कराऊंगा भी आपको। अगर शॉर्ट नोट आता है, लैब में कैसे डायग्नोस करोगे? टाइप 47 XXY, टेस्टोस्टेरोन लो, FSH LH इंक्रीज, estradiol इंक्रीज, estradiol टेस्टोस्टेरोन रेशियो इंक्रीज, दैट्स व्हाई गायनेकोमेस्टिया। चले आगे। देन कंफर्म विथ टेस्टिकुलर बायोप्सी। ये फाइंडिंग्स याद रखनी है आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस अरेस्ट, सर्टोली सेल प्रीडोमिनेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस अरेस्ट, दैट्स व्हाई एजियोस्पर्मिया इज देयर, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मेम्ब्रेन हाइलेनाइज्ड, क्लंपिंग ऑफ लीडिंग सेल्स सीन। ये बायोप्सी फाइंडिंग आपको टेस्टिस की याद रखनी है इन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम।
इतना ही पढ़ना होता है, इतने सारे एमसीक्यू में इसमें। देखो पढ़ना एक तरीका होता है, एमसीक्यू निकालना दूसरा तरीका होता है, ठीक है। अब क्लेनफेल्टर में एमसीक्यू कैसे निकलेंगे, अभी आप देखो कैसे निकलेंगे। जब हम एमसीक्यू करते हैं ना तो कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। कई चीजें हमें यू स्ट्राइक नहीं करती, जब उसका एमसीक्यू करते हैं तो हमें स्ट्राइक करती है। कैसे, ये देखो, पढ़ो। गलत मत लगाना यार, है। Which of the following is true regarding Klinefelter syndrome? Short stature and overweight? नहीं, ये तो tall and underweight होते हैं। Advanced with paternal age? No, paternal age का कोई रिलेशन नहीं है। कौन सा सिंड्रोम है जो एडवांस पैटर्नल एज में चांस बढ़ते हैं? नहीं, वो मैटरनल एज से होता है। मार्फन एंड एकेंड्रोप्लेजिया, अगर फादर की एज ज्यादा होगी तो बच्चे में मार्फन और एकेंड्रोप्लेजिया के चांस ज्यादा है। सिंड्रोम एसोसिएटेड एडवांस पैटर्नल एज। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ लेंस सबलक्सेशन, क्लेनफेल्टर में नहीं होता, किसमें होता है? मार्फन में। सबलक्सेशन ऑफ लेंस। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ए सही है, बी, सी और डी गलत है। समझ में आ गई बात? अगला देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में 2 बार आया हुआ है। अभी तो आप कर दोगे, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी और की मत लिखना यार, ठीक है? चलो हम तो लिखेंगे। 18-year male presented with complaint of delayed onset of puberty. On examination, he is tall, underweight child having large span and small testes. He had a history of antisocial behavior during school days. क्या हो गया ये? क्लाइनफेल्टर। समझ में आ गई ना बात आपको? एमसीक्यू आसान होता है, अभी तो क्लाइनफेल्टर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर क्लाइनफेल्टर आ गया। अगर 10 सिंड्रोम पढ़ा होते फिर पूछता ना, तो सारे सिंड्रोम, शॉर्ट स्टेचर, सब यही होते हैं, ठीक है। चलो टर्नर पढ़े। क्या जानते हो टर्नर सिंड्रोम के बारे में? बोले हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो अटेंडेंस के लिए बैठे हैं क्लास में। टर्नर सिंड्रोम की कैरोटाइप क्या होती है? 45X0। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 45X0, ठीक है ना, एक एब्सेंट होता है। 50% में ये क्लासिकल कैरोटाइप मिलती है, 45X0। 50% में क्या मिलता है? दे आर मोज़ोइक। मोज़ोइक मतलब 95% सेल्स तो 45X0 ही होंगी। क्या बोला मैंने? 95% सेल तो 45X0 ही होंगी। 5% सेल्स की कैरोटाइप क्या होगी? 46XX, नॉर्मल वाली, पर मेनली टर्नर ही है वो। 45X0, 90% 45X0 है। कुछ क्या होंगी? आई क्रोमोसोम मिलेगा। जब हम कैरोटाइप करेंगे 2-3% सेल में आई क्रोमोसोम मिलेगा। आई क्रोमोसोम मतलब आइसोक्रोमोसोम्स मिलेगा, ठीक है। कुछ में आर क्रोमोसोम मिलेगा, रिंग क्रोमोसोम। कुछ में फ्रेगमेंटेड क्रोमोसोम मिलेगा और कुछ में वाई क्रोमोसोम मिलेगा। पैटर्न क्या हो गया? मोज़ोइक, मतलब मिक्सचर ऑफ सेल। मेनली सेल तो 45X0 ही है, कुछ सेल में अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, ठीक है ना। दैट विल डिनोट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। बट टर्नर सिंड्रोम की बेसिक कैरोटाइप क्या है? 45X0। कुछ में जब आपने उसकी कैरोटाइप करी, 99% सेल 45X0 है, पर 1% सेल में आपको कुछ वाई क्रोमोसोम का एलिमेंट भी दिख रहा है। क्या हो रहा है? वाई क्रोमोसोम का भी दिख रहा है। इसकी क्लिनिकल इंप्लीकेशन है। टर्नर सिंड्रोम में जब हम कैरोटाइप करते हैं, इफ यू आर एबल टू सी फ्यू वाई क्रोमोसोम, फ्यू एलिमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम, इट मींस दैट फीमेल इज प्रोन फॉर गोनेडोब्लास्टोमा, ठीक है। जिसमें वाई क्रोमोसोम है उस फीमेल की गोनेक्टोमी कर दो जल्दी से। समझ गए? व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ वाई क्रोमोसोम इन द कैरोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम? अगर वाई क्रोमोसोम है तो गोनेडोब्लास्टोमा का रिस्क बहुत ज्यादा है। ये एम्स का क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात आपको? इंसिडेंस नॉट इंक्रीज विद एडवांस मैटरनल एज। डाउन, पटाउ, एडवर्ड, सबका इंसिडेंस मैटरनल एज से बढ़ता है।
अगर मदर की एज 25 है 1 in 1200 डाउन, 30 है 1 in 900, 40 है 1 in 100 और मदर की एज 45 है तो 1 in 25। कभी डाउन बढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है इंसिडेंस बढ़ता जाता है डाउन सिंड्रोम का, ठीक है ना। ये टर्नर पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपको क्या याद रखना है, टर्नर 45x0, 50% यही है, 50% क्या है, मोज़ेक है। मोज़ेक में आपको याद रखना है एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, और वाई होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस गोनेडोब्लास्टोमा, प्रोन फॉर गोनेडोब्लास्टोमा। चलो, टर्नर सिंड्रोम नाम तो सुना होगा, पैथो में भी पढ़ा होगा। कोई एक फीचर, मैं कोई डांट नहीं मारूंगा, हाथ खड़ा करके एक फीचर टर्नर सिंड्रोम का, बैठे बैठे मत बोलना, हाथ खड़ा करो और बोल दो, कोशिश करो, सबको पता है क्या होता है। वेब नेक होती है, बहुत अच्छी, और स्ट्रीक ओवरी होती है, वेरी गुड, बैठ जाओ, दो बहुत है। शॉर्ट स्टेचर होता है, छा गया, और ठीक है, गुड गुड, ठीक है ना। मेंटल रिटार्डेशन तो जितना एक्स होता है ना तो बढ़ता है, यहां तो एक्स घट गया। सही है, ये फैक्ट है। बैठ पूछा थोड़ी होता है। और कोई फीचर, पामर क्रीज डाउन में होती है वो तो, और शॉर्ट स्टेचर उसने बोल दिया, वेबिंग ऑफ नेक उसने बोल दिया, और स्ट्रीक ओवरी उसने बोल दिया। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रीनल डिजीज नहीं, कौन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नहीं, कोई भी का नहीं होता। क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है। और कुछ हैंड का होता है, क्यूबिटस वल्गस होता है ना, ब्रॉड स्पेस निप्पल। तो किसी भी सिंड्रोम को याद करने के लिए उसका डायग्राम दिमाग में रखो। इस पिक्चर को देखते रहो 2 मिनट तक, फिर मैं फीचर्स बताता हूं। सब एमसीक्यू में, सारे एमसीक्यूज भरे हुए, पढ़ो। सबसे ग्रॉसली क्या, शॉर्ट स्टेचर, उसके बाद लो सेट हियर। अगर आप एक लाइन ड्रा करोगे आई के अपर कैंथस से, आई के अपर कैंथस से लाइन ड्रॉ करोगे तो 1/3 ऑफ एक्सटर्नल ईयर लाई अबव दिस लाइन। अगर वो नीचे आ गया तो लो सेट ईयर हो गए। लो हेयर लाइन, बहुत नीचे तक हेयर्स होते हैं, लो हेयर लाइन। वेब्ड नेक आपको दिख रही है, वेब्ड नेक। ब्रॉड चेस्ट, वाइडली स्पेस निप्पल, हाथ में देखो, क्यूबिटस वल्गस 15 से ज्यादा का एंगल है, ठीक है। हार्ट में क्या मिलता है, बाइकस्पिड एयोटिक वॉल एंड क्वार्टेशन ऑफ एयोर्टा। द मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इन टर्नर सिंड्रोम, इसमें कंट्रोवर्सी है पर आपके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक बाइकस्पिड एयोटिक वॉल, सिम्प्टोमेटिक क्वार्टेशन ऑफ एयोर्टा। क्योंकि बाइकस्पिड एयोटिक वॉल मेरे भी हो सकता है, आपके भी हो सकता है, पर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो वो हार्ट डिजीज नहीं है, ठीक है ना। तो टर्नर सिंड्रोम में 75% पेशेंट में बाइकस्पिड एयोटिक वॉल मिलता है और 33% में क्वार्टेशन ऑफ एयोर्टा मिलता है, ठीक है। अब एमसीक्यू आता है, हॉर्स शू किडनी, हॉर्स शू किडनी और ओवरी, सारे फॉलिकल एग्जॉस्ट हो जाते हैं 10 साल पे तो एमेनोरिया हो जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, स्ट्रीक्स ओवरी हो गई, दे आर इनफर्टाइल। तो फीचर्स, पिक्चर याद रहेगी तो टर्नर के फीचर्स लिख लोगे। कहां तक पहुंच गया अटेंडेंस वाला पेपर, घूम गया क्या, कहां है, करो उधर भेजो जल्दी।
अब देखो ये सारे एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू आता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन टर्नर सिंड्रोम, ओवरी। कोआक्टेशन तो 33% में है, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व तो 75% में है, पर ओवरी सब में क्या होती है? फैटी स्टिक ओवरी, अर्ली मीनोपॉज। मोस्ट कॉमन कार्डियक कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा एंड बाइकस्पिड। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के ब्रैकेट में लिखो सिम्प्टोमेटिक, बाइकस्पिड के ब्रैकेट में लिखो एसिम्प्टोमेटिक। मोस्ट कॉमन रीनल डिफेक्ट, हॉर्सशू किडनी, हॉर्सशू किडनी। दे हैव रिकरेंट बाइलेटरल ओटाइटिस मीडिया, उनको फ्रीक्वेंट ईयर एग्जामिनेशन करना होता है टर्नर सिंड्रोम में। एडिटरी कैनाल का एंगल ऐसा होता है कि दे आर प्रोन फॉर ओटाइटिस मीडिया। एंड मोस्ट कॉमन स्केलेटल एबनॉर्मलिटी इज शॉर्टनिंग ऑफ फोर्थ मेटाकार्पल, शॉर्टनिंग ऑफ फोर्थ मेटाकार्पल। और अब से जब पीजी में पिछले 5 साल से इमेज बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड शुरू हुआ है, ये पिक्चर आती है। दिस डिनोट टू विच सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम सबकी फोर्थ देखो फिफ्थ से बड़ी होती है ना? इसमें क्या है? ऑलमोस्ट बराबर है। शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल। किसी की बड़ी निकल जाए, छोटी निकल जाए तो चिंता मत करना, यहां तक पहुंच गया तो टर्नर नहीं हो यार। ठीक है ना? मैं डाउन पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं सिंगल क्रीज होती है, सब देखने लगते हैं, हमारी 2 ही है ना। किसी को डाउट लगता है तो पास को चेक कराते हैं हम। एमबीबीएस में पहुंच गया तो डाउन नहीं हो यार, चिंता मत करो। क्रीज गलत होगी, रेखाएं गलत है, वो बदल दो। वही तो नहीं बदल रही। ये क्या हो गया? शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल। समझ में आया? टर्नर के फीचर समझ में? टर्नर क्या है? देखो टर्नर, हम शॉर्ट नोट लिखने बैठ रहे हैं। 45X0 कैरोटाइप होगी। कैरोटाइप क्यों हो रही है? पैथोजेनेसिस क्या है? एनेपोलोडी के कारण हो रही है। 50% में 45X0 मिलेगा और 50% में मोज़ेक मिलेगा। भरो पन्ना, पन्ना चेंज, लिख दिया। फिर फीचर्स में वो पिक्चर याद करो, कुछ भी लिखना शुरू कर दो। शॉर्ट स्टेचर, लो हेयर लाइन, स्वेबिंग ऑफ नेक, क्यूबिटस वल्गस, हार्ट डिफेक्ट, रीनल डिफेक्ट, लिखना शुरू कर दो। फैटी स्टिक ओवरी हो गया। उसको देखो, फिर एमसीक्यू बना के लिखो। नंबर चाहिए ना? मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व, ओवरी। मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट, कोआक्टेशन। सिम्प्टोमेटिक में, एसिम्प्टोमेटिक में बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। देन कॉमन किडनी डिफेक्ट, हॉर्सशू किडनी। कॉमन स्केलेटल डिफेक्ट, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल। समझ में आ गई बात आपको? टर्नर सिंड्रोम। इस तरह सिंड्रोम को याद कराएंगे तो किताब में भी दिया हुआ, वो तो बोर हो जाएगा ना। ठीक है? डाउन सिंड्रोम की क्लास तुम्हारी हुई नहीं, पहले टर्नर लगा दिया। ट्रीटमेंट, क्योंकि शॉर्ट स्टेचर है, 10 साल पे ग्रोथ चार्ट से असेस करते हैं। शॉर्ट स्टेचर है, हमारे पास 2-3 साल का टाइम है। 12 या 13 पे एपिफाइजल फ्यूज हो गई तो ग्रोथ हार्मोन एक्ट नहीं करेगा। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी अगर टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट को शुरू कर दी टाइम से, तो 8 से 10 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? शॉर्ट स्टेचर। तो हमें क्या करना है? ग्रोथ हार्मोन थेरेपी देनी है। दूसरा, ओवरी तो नहीं है, ओवरी तो स्ट्रीक हो गई, तो क्या 14-15 ईयर के बाद फीमेल को ईस्ट्रोजन का सपोर्ट चाहिए। तो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी पहले बोलस देते हैं, फिर 6 मंथली साइकिल से शुरू कर देते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन बोन, मसल मास सबके लिए चाहिए। ठीक है? देन कार्डियक सर्जरी। अगर कोआक्टेशन है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसका, हमें उसको रिपेयर करना है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फीमेल शॉर्ट स्टेचर है, मीनोपॉज है, इनफर्टाइल है, ठीक है, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप विद एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी। एंड इफ वाई क्रोमोसोम मटेरियल आइडेंटिफाइड, हमें क्या करना है? गोनेक्टोमी करनी है। क्यों? बिकॉज दैट फीमेल्स आर प्रोन फॉर गोनेडोब्लास्टोमा। समझ आ गई बात? Routine evaluation is required after 10 years of age. Counseling regarding behavior problem, short stature, amenorrhea and infertility.
ovarian hormone replacement is required. Cyclic therapy for estrogen and progesterone is required after the age of 14 year. ये MCQ हो गया. अब इसका आंसर कौन देगा? हाथ खड़ा करके बता देना मेरे को. प्रॉम्प्ट मत करना, प्रॉम्प्ट नहीं करना. जरूरी नहीं यार पूछने वाला क्वेश्चन टफ होता है. खड़ा हाथ खड़ा करो और बोलो. "10-year-old female presented with short stature, webbing of neck, cubitus vulgus." तो मजाक कर रहे हो? 3 लाइन पे हमने बता दिया, पूरा पढ़ने की. कौन बोला? बड़ा आवाज तो मेरे पूरी बेंच बोली. क्या एका है यार? नहीं नूनन तो खड़े होकर नहीं बोलते. प्रतिभा को छुपा के क्यों रखते हो? नूनन बोला तुमने ना? क्यों बोला? तो क्या हो गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है ना? सुनो. 10-year-old female presented with short stature, webbing of neck, cubitus vulgus. तो टर्नर है, और टर्नर में कैरोटाइप क्या होगी? 45X0. इसमें अगले लाइन क्या लिखी हुई है? नॉर्मल कैरोटाइप. कहते हैं ना MCQ का हर वर्ड पढ़ना चाहिए. ये ऐसे MCQ के लिए पढ़ना चाहिए. हमने 3 लाइनें पढ़ के आंसर टर्नर लगाया, पता लगा मेरे तो सारी सही है. तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? ऐसा होता है. ठीक है ना? तो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? टर्नर के फीचर्स तो हैं पर कैरोटाइप नॉर्मल है. फीचर ऑफ टर्नर बट कैरोटाइप नॉर्मल. तो क्या हो गया? नूनन सिंड्रोम. फीचर ऑफ टर्नर है पर कैरोटाइप नॉर्मल है, तो क्या हो गया वो? नूनन सिंड्रोम. ये बहुत अच्छा MCQ है. समझ में आ रही है बात? मोस्ट कॉमन रीनल एनोमली इन टर्नर सिंड्रोम इज horseshoe kidney. ओवरी. इंटेलिजेंट हो गए सारे है ना? मतलब धीरे धीरे टॉपिक समझ आने लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे, तो आंसर आने लग गया ना. पूरी बेंच बोल रही है. 8-year-old girl with a short stature, webbing of neck, low posterior hairline, broad chest, cubitus vulgus. Which organ affected most frequently in the patient? Ovary. ठीक है ना? चलो. Noonan syndrome. Male and female with normal karyotype who have certain phenotypic feature of Turner syndrome is Noonan. Feature of Turner syndrome है पर karyotype normal है, तो क्या हो गया? Noonan है वो. मेल फीमेल में इक्वली होता है. 20% फेमेलियल नूनन का जीन होता है. याद करना चाहे तो कर लो. PTPN11 जीन ऑन क्रोमोसोमल 12. INI-CT में आता है कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है. ठीक है, उसको बाद में देखेंगे. अभी तो नूनन पता लग जाए वही बहुत है. ठीक है ना? तो क्या हो गया? PTPN जीन. ये इसके फीचर्स होते हैं. आप अपने लेवल पे ये याद रखो. वेबिंग ऑफ नेक है, फीचर ऑफ टर्नर बट कैरोटाइप नॉर्मल, नूनन हो गया. जैकब सिंड्रोम. एक Y एक्स्ट्रा आ गया. एक Y एक्स्ट्रा, तो मोर मेल पैटर्न एक्स्ट्रा. सो दे आर टॉल, मोर एक्ने, learning disability and behavior problem such as impulsivity. Intelligence usually in the normal range, fertility is normal. They are fertile, IQ normal होता है, but they are very impulsive, very aggressive, personality changes होते हैं, tall और more acne, क्योंकि Y component ज्यादा है, testosterone ज्यादा है. These are Jacob syndrome. ठीक है? तो जैकब की कैरोटाइप क्या होती है? X Y Y, X Y Y. Same, triple X, female, meta female. Those affected are often taller than average. Usually there are no other physical difference, had normal fertility, occasionally learning difficulties, decreased muscle tone. तो आपको वर्ड पता होना चाहिए. X Y Y क्या है? जैकब.
एक्स 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 क्या है, मेटा फीमेल, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हमने टर्नर पढ़ लिया, क्लेनफेल्टर पढ़ लिया, न्यूनन पढ़ लिया, जैकब्स पढ़ लिया, मेटा फीमेल पढ़ लिया। डाउन हमने पढ़ा नहीं, दो और इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। उससे पहले ये सारे एमसीक्यूज हैं, ध्यान से पढ़ो। मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में सबसे कॉमन क्या होता है, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। टर्नर में सबसे कॉमन क्या होता है, क्वार्टेशन ऑफ आयोटा। न्यूनन में सबसे कॉमन क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। विलियम्स में सबसे कॉमन क्या होता है, सुप्रावॉल्वर आयोटिक स्टेनोसिस। और मार्फन में क्या होता है, माइटल वॉल प्रोलैप्स। ये सब एमसीक्यूज हैं। अटेंडेंस वाला पेपर कहाँ है, पीछे। आज कोई क्लास ज्यादा नहीं बड़ी लग रही, पीछे तक है यार। है? क्या 250 पूरे हैं, अटेंडेंस क्यों लेनी है यार, छोड़ो। मेरे को मजा आ रहा है क्लास, कार्डियोलॉजी पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया था आज, है ना। थोड़ा सा S1 S2 मरमर नहीं, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना। बोले हमारे तो सब एक जैसा ही है। इसको याद करो, कॉमन सिंड्रोम जो सबसे कॉमन एमसीक्यू आता है प्री पीजी में, विलियम सिंड्रोम में कौन सा कार्डिक डिफेक्ट होता है, सुप्रावॉल्वर आयोटिक स्टेनोसिस। न्यूनन में कौन सा होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये क्वेश्चन INI-CT में 2 बार, नीट पीजी में 3 बार आया हुआ है, 3 टाइम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, अभी समझाते हैं आपको। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नियोनेट प्रेजेंट विथ क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, सारे सिंड्रोम में मिलता है क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, तो ठीक है। माइक्रोकेफेली, माइक्रोकेफेली में मिलती है। एंड फिगर शोन, दिख रहा है फिगर में एक रेड डॉट दिख रहा है जिसके ऊपर स्किन और हेयर नहीं है। यही डायग्नोस्टिक है, जो भी इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, देखो, एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा। क्या है ये, एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा। हेयर एंड स्किन एब्सेंट ऑन ए पोर्शन ऑफ स्कैल्प, एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा। एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा, इसको स्कैल्प डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैल्प डिफेक्ट। एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा, इट इज द क्लासिकल फीचर ऑफ पटाउ सिंड्रोम। जो MBBS लेवल पे और MD लेवल पे क्विज होती है, क्विज में एक विजुअल राउंड होता है, एक नियोनेट दिखाया होगा क्लेफ्ट पैलेट के साथ और उसका सर दिखाया होगा ऐसे, ये वाला रेड मार्क होगा, आइडेंटिफाई द सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ इज ट्राइसोमी 13, समझ में आया। तो पटाउ का क्लासिकल फीचर क्या होता है, एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा और स्कैल्प डिफेक्ट, और स्कैल्प डिफेक्ट। आ गया, एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा, स्कैल्प डिफेक्ट। होलोप्रोजेनकीफेली, माइक्रोऑप्थेल्मिया एंड पॉलीडेक्टाइली। ये 4 फीचर क्लासिकल होते हैं पटाउ के। क्या क्या, एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा, होलोप्रोजेनकीफेली, इट्स ए न्यूरोनल माइग्रेशन डिफेक्ट। उसमें क्या होता है, फोर ब्रेन में क्लेफ्ट होता है, ठीक है। माइक्रोऑप्थेल्मिया, आंखें छोटी होती हैं। पॉलीडेक्टाइली, एक फिंगर ज्यादा होती है। किस एक्टर के पॉलीडेक्टाइली है, आगे पटाउ तुम्हें नहीं पता होगा, ऋतिक रोशन पता है। पॉलीडेक्ट, अब याद रहेगा ना, पटाउ, पॉलीडेक्टाइली, माइक्रोऑप्थेल्मिया, होलोप्रोजेनकीफेली, एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा। आपके पास शॉर्ट नोट आ गया पटाउ, ये 4 लिख दो, बाकी कुछ भी लिखो, कुछ भी मतलब क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोकेफेली, रॉकर बॉटम फुट, रीनल डिफेक्ट, कार्डिक डिफेक्ट, हो गया शॉर्ट नोट तैयार। ये 4 मत बोलना, स्कैल्प डिफेक्ट, होलोप्रोजेनकीफेली, माइक्रोऑप्थेल्मिया, पॉलीडेक्टाइली। उसके बाद
सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं शॉर्ट नोट के लिए, पर ये 4 तुम्हारे को एमसीक्यू में हेल्प करेंगे। किसमें? पटाउ सिंड्रोम में। पटाउ हो गया? क्यों एडवर्ड? क्या दिख रहा है? क्योंकि आपने कहा था एडवर्ड पटाउ पढ़ाएंगे, पटाउ पढ़ा दिया, बच गया एडवर्ड। वेरी इंटेलिजेंट, ये भी तो पार्ट होता है इंटेलिजेंसी का। सही है? क्या दिख रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है एडवर्ड का। क्या दिख रहा है? ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर। देखो फिंगर ऐसे हैं, ठीक है ना। जब ऑप्स गायनी वाले किसी की सोनोग्राफी करते हैं तो फीटस का हाथ जरूर देखते हैं। अगर फीटस का हाथ ऐसे दिखना जरूरी है, ऐसे। अगर ऐसे दिखता है तो क्या लिखते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्ड कैन नॉट बी रूल्ड आउट, दिस इज ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर। अगेन क्विज का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बच्चे की फोटो आएगी क्लेफ्ट लिप के साथ, ऐसे खींची होगी फोटो, आइडेंटिफाई द सिंड्रोम। क्या हो गया? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड यानी ट्राइसोमी 18। जैसे पटाउ के 3 क्लासिकल फीचर थे, वैसे हम एडवर्ड के भी फीचर याद कर लेते हैं तो दोनों सिंड्रोम हमारे पूरे हो जाएंगे। ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर, हाइपरटोनिया, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट। जनरली ट्राइसोमी में क्या मिलता है? हाइपोटोनिया। एडवर्ड में क्या मिलेगा? हाइपरटोनिया। कितना बढ़िया स्लाइड है, देखो ये पटाउ के 13, ट्राइसोमी 13, एडवर्ड 18। तुम्हें अभी फील नहीं आ रहा? ये इतना क्लासिकल फीचर्स है, आप एमसीक्यू करना। पटाउ के एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा, होलोप्रोजेनकेफेली, माइक्रोपीनिया, पॉलीडेक्टाइली, बाकी कॉमन, ठीक है। एडवर्ड के प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर एंड हाइपरटोनिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जेनेटिक्स को जानने की इंपॉर्टेंस क्यों है? आप नर्सरी में पोस्टेड हो, फर्स्ट ईयर, और बच्चा आया 2 दिन का, उसके फिंगर ऐसी है, तो आप क्या सोचोगे? एडवर्ड हो सकता है। फिर हमने एग्जामिन करना शुरू करा, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट भी है, ठीक है ना, थोड़ी ऑक्सीपिट भी प्रोमिनेंट लग रही है, ठीक है, मरमर भी आ रही है हार्ट के अंदर, तो आपको डाउट हुआ आई एम डीलिंग विद सम सिंड्रोम। सारे फीचर्स को देख के आपको क्या लगा? एडवर्ड है। और बच्चे को जॉन्डिस भी है और उसको वीएसडी भी। आप बड़े अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, अगर जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करना पड़ा उसको तो गए 20-25 हजार उसके एक दिन के, फोटोथेरेपी और सब, और सर्जरी करनी पड़ी वीएसडी की 2 लाख रुपए के। पर बच्चा क्या है? वो एडवर्ड है। ये तो आपने सस्पेक्ट किया है, अब उसका जेनेटिक टेस्ट करा लो। ट्राइसोमी 18 आ गया तो पेरेंट्स को बोलो कुछ मत कराओ। आप कुछ भी कराओगे 50% चांस है ये बच्चा 1 हफ्ते में मर जाएगा और 90% 1 साल में मर जाएगा। इट्स बेटर इस पे पावर मत लगाओ, इस पे मेहनत मत लगाओ, इस पे पैसा मत लगाओ, ठीक है ना। अगला बेबी का सोचो, क्योंकि ये तो इसमें तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल एडवाइस है। एडवर्ड यहां इंपॉर्टेंस आती है, ठीक है ना। डाउन में फिर भी एक बार बच्चा होता है, पेरेंट्स को अटैचमेंट हो जाता है उनसे, ठीक है ना, सब कुछ कराते हैं। डाउन में सर्वाइवल नॉर्मल है, 25, 30, 35 साल के डाउन भी हमने देखे हैं। पर एडवर्ड तो रहेगा ही नहीं ना, कुछ भी कर लो, जॉन्डिस दोगे फोटोथेरेपी ठीक हो जाएगा, और बच्चा तो रहना ही नहीं है। पर ये सब को होगा जब आपको फीचर्स पता है, स्कैल्प पे पता है तो एप्लेजिया क्यूटिस कॉन्जेनाइटा है, ठीक है, आंखें छोटी हैं, तो ये सारे फीचर्स को जब कोरिलेट करोगे ना, आप एडवर्ड पटाउ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लेनफेल्टर हो गया, टर्नर हो गया, जैकब्स, मेटाफीमेल, नूनन, एडवर्ड पटाउ, हो गया सारा ये।